अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। SECP ने रिसेंटली एक कंपनी को और उस कंपनी के ऑडिटर को एक शो कॉज नोटिस इशू करा। वो जो शो कॉज नोटिस इशू करा है उसके अंदर IFRS की भी नॉन कंप्लाइंस हुई है, आइजा की भी नॉन कंप्लाइंस हुई है और कंपनीज एक्ट 2017 की भी नॉन कंप्लाइंस हुई है। ये 8 से 10 मिनट की एक वीडियो है, एक बड़ा प्रैक्टिकल मैटर है। अक्सर ऑडिटर से ये चीज़ लैग कर जाती है और ये वन ऑफ द बिग 4 ऑडिट फर्म थी। तो इस मैटर को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि है क्या ये। देखें, सीन कुछ ऐसा था कि कंपनी ए एक लिस्टेड कंपनी थी। कंपनी ए का एक CEO था और इस CEO ने कंपनी बी में 85% शेयर होल्डिंग थी। कंपनी ए की CEO की 85% शेयर होल्डिंग थी। हुआ क्या, कंपनी ए और कंपनी बी के दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई और वो ट्रांजैक्शन ये हुई कि कंपनी ए ने कंपनी बी को एक अदद लोन दिया। ठीक है जी, ये एक ट्रांजैक्शन हुई है। अब जब ये ट्रांजैक्शन हुई है तो इसमें बहुत सी नॉन कंप्लायंस हो गई, मैनेजमेंट से भी नॉन कंप्लायंस हो गई, डायरेक्टर से भी हो गई, CEO से भी हो गई और कंपनी के ऑडिटर से भी हो गई। सिनेरियो किस तरीके से था थोड़ा समझे, कौन कौन से सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से आइजा अप्लाई हो रहे हैं और कौन कौन से IFRS अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहली चीज, ये जो CEO है, ये कंपनी ए का जो CEO है और इसने कंपनी बी में 85% होल्डिंग की हुई है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपसे कंपनीज एक्ट डिस्कस करूं तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से कंपनी ए और कंपनी बी आपस में एक एसोसिएटेड कंपनीज थी। एसोसिएटेड कंपनी क्यों थी? बिकॉज कंपनी ए का जो डायरेक्टर था उसकी किसी और कंपनी में या किसी और अंडरटेकिंग में 20% से ज़्यादा होल्डिंग होगी तो वो एसोसिएटेड कंपनी कंसिडर की जाएगी। सर ये तो CEO है, तो सर चूंकि ये CEO है तो इसके ऊपर सेक्शन 188 का सबसेक्शन 3 आपसे कहता है कि CEO भी डायरेक्टर्स के अमंग में से ही इलेक्ट होता है और अगर डायरेक्टर के अमंग में से इलेक्ट ना भी हो तो ही शैल बी डीम्ड टू बी कंसीडर्ड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो एसोसिएटेड कंपनी के वर्ड में चूंकि डायरेक्टर का वर्ड यूज हुआ है तो CEO शैल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी। पहला सिनेरियो। अच्छा, अब ये एसोसिएटेड कंपनी अगर है तो इससे होगा क्या? इसमें पहला मसला तो हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 जो कि डेफिनेशन है एसोसिएटेड कंपनी की, वो अप्लाई हो गई। अगली जो चीज अप्लाई हुई, चूंकि ये एसोसिएटेड कंपनी है तो यहां पे हमारे पास सेक्शन 199 अप्लाई हो गया जो कि डील करता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। सेक्शन 199 के तहत इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, चूंकि कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया है तो ये इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। इन्वेस्टमेंट या तो इक्विटी के फॉर्म में हो सकती है या लोन के फॉर्म में हो सकती है या एडवांसेस के फॉर्म में हो सकती है। चूंकि ये लोन दिया गया है तो ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी है और लॉ बड़ा क्लियर है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी आप नहीं कर सकते अनलेस अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना करवाया हो, मतलब आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेना लाजमी है बाय 3/4। यहां कंपनी ए ने कंपनी बी में जब इन्वेस्टमेंट करी तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन मेंबर से पास नहीं करवाया। अच्छा, और क्या मसला हुआ? एक और चीज ये हुई कि जी शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी के बोर्ड से रेजोल्यूशन पास करवा दिया। अगर तो बोर्ड से भी रेजोल्यूशन पास करवा दिया है तो हम एक चीज है हमारे पास सेक्शन 208, मैं आपसे डिस्कस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सेक्शन 208 डील करता है रिलेटेड पार्टी से और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन के अंदर बहुत बड़ी डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन के अंदर एसोसिएटेड कंपनी का वर्ड भी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएटेड कंपनी तो है ही है, ये सेक्शन 208 के तहत कंपनी की रिलेटेड पार्टी भी है। चूंकि रिलेटेड पार्टी है तो यहां पे एक और सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 207। और सेक्शन 207 ये कहता है कि जी अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, CEO शैल बी डीम्ड टू बी द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। और अगर जब ये लोन दिया जा रहा था और बोर्ड रेजोल्यूशन पास की जा रही थी तो सेक्शन 207 कहता है कि ये जो डायरेक्टर है, ये जो CEO है, चूंकि ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, ये मीटिंग्स में, प्रोसीडिंग में, वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इवन इसका वोट भी काउंट नहीं होगा और ये बंदा एज अ कोरम के लिए भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। लिस्टेड कंपनी होगी तो रिक्वायरमेंट इतनी सख्त है कि जी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कशन की जा रही होगी कि लोन दें या ना दें तो ये CEO उस एजेंडा आइटम में प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग में ये बंदा प्रेजेंट था, इसने वोट भी दिया, तो ये भी एक नॉन कंप्लायंस हो गई। अब मसला क्या था? मसला ये था, चूंकि ये रिलेटेड पार्टी है, मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी से रिलेटेड पार्टी में इसलिए लेकर आया हूं इसको बिकॉज चूंकि ये रिलेटेड पार्टी है तो क्या रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर जाना चाहिए? अच्छा, यहां पे डिस्क्लोजर की जब मैं बात करता हूं, अगली जब मैं बात डिस्क्लोजर की करता हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई चीज डिस्क्लोज होती है तो वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से होती है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मेरे पास कंपनीज एक्ट 2017 भी आ जाता है और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में IFRS भी आ जाता है।
इस सारे सिनेरियो में मेरे पास जो रेलिवेंट IFRS था वो IAS 24 था। मैं अब थोड़ा सा IFRS की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, और IFRS IAS 24 के हिसाब से भी ये रिलेटेड पार्टी है। IAS 24 के हिसाब से भी रिलेटेड पार्टी है, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये रिलेटेड पार्टी है। चूंकि ये रिलेटेड पार्टी है तो IAS के हिसाब से और कंपनीज एक्ट के हिसाब से इसको डिस्क्लोज होना था। IAS 24 भी कहता है कि आरपी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसका नेम, उसके साथ रिलेशनशिप और उसके साथ ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना चाहिए। कंपनीज एक्ट 2017 आरपी का जो सेक्शन है, सेक्शन 208, और जो आरपी रेगुलेशन है उसमें ऐसे डिस्क्लोजर की बात तो नहीं करता, हाँ, लेकिन ये जरूर कहता है कि जो हमारे पास फोर्थ शेड्यूल है जो कि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है और उसके ऊपर डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पे वो कहता है कि एसोसिएटेड कंपनी और रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने डिस्क्लोज करनी है। तो मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी और IAS 24 के हिसाब से भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये कंपनी IAS 24 के हिसाब से आरपी नहीं भी होती, बट चूंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आरपी है तो इसको डिस्क्लोजर जाना जरूरी है। इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से IAS 24 कहता है कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से रिलेटेड पार्टी नहीं होती, बट कंपनीज एक्ट कहता है कि कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से भी ये रिलेटेड पार्टी है बिकॉज ये एसोसिएटेड कंपनी है। तो आप जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे वहां पे डिस्क्लोजर्स आ रहा होता है अगर कॉमन डायरेक्टरशिप के साथ भी कोई ट्रांजैक्शन की जा रही होती है तो डिस्क्लोज करना था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर नहीं किया। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डिस्क्लोजर नहीं किया और ऑडिटर ने एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दी। अब ऑडिटर ने क्या प्ली ली, अब ये सुनिएगा। जब एससीसीपी ने शो कॉज नोटिस इशू किया ऑडिटर को, तो ऑडिटर के पास तो सबसे पहला जो हथियार था इसके पास आइजा 200 का, और उसने कहा भाई मेरी तो जिम्मेदारी है रीजनेबल एश्योरेंस अप्लाई करना। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। वो पूरा ऐसे ऑडिटर ने एससीसीपी को बताया। एससीसीपी ने उससे कहा और ऑडिटर ने कहा कि जी मैंने तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी, फिर ऑडिटर ने जो अगला इंस्टेंस दिया वो ये दिया कि मैंने तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन कर ली थी कि भाई क्या सारी की सारी आरपी आपने आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर डिस्क्लोज कर दी है और क्या मुझे कम्युनिकेट कर दी है। मैनेजमेंट ने लिख के दिया है कि सारी की सारी आरपी अकाउंट फॉर डिस्क्लोज कर दी है और मुझे कम्युनिकेट कर दी है। तो आप मैनेजमेंट से पूछे, मुझसे ना पूछे। एससीसीपी ने कहा नहीं, देखें मेरी बात समझने की कोशिश करें। एज पर आइजा 550 जब आपने रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड अप्लाई किया होगा तो आपने सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ली होगी बिकॉज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपने क्या करा होगा, आपने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी देखी होंगी, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी देखा होगा, शेयर होल्डर रजिस्टर भी देखा होगा, और मिनट्स ऑफ, और आइजा 550 इवन यहां तक कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लग रही है और मैनेजमेंट ने अगर आपको आरपी ये नहीं बताई हुई तो आप देखें कि ऐसी ट्रांजैक्शन क्यों किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है और वो क्यों आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो रही है। ये जो कंपनी ए थी इसका बिजनेस एलपीजी था, ये एलपीजी बिजनेस कंपनी थी, और ये कंपनी ए इसका बिजनेस एलपीजी है और ये कंपनी बी को लोन दे रही है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ा बड़ा लोन रिसीवेबल लिखा हुआ आ रहा होगा। ऑडिटर को वहां पे स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना चाहिए था। उसने अगला रेफरेंस अगेन आइजा 200 को दिया कि आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना चाहिए था। आपको ये असेस करना चाहिए था कि आपका बिजनेस एलपीजी का है और आप क्यों बजाय किसी और कंपनी को क्या कहते हैं लोन आप दे रहे हैं। तो अगर मैंने ऑडिटर ने इसको देखा होता, मैनेजमेंट से पूछा होता कि भाई कंपनी बी को लोन क्यों दिया जा रहा है, क्या ये आपके रिलेटेड पार्टी है, किस खाते में लोन दिया जा रहा है, मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह तो दिखाएं, मुझे लोन एग्रीमेंट तो दिखाएं। अगर ये किया होता तो शायद ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई कर लिया होता। यहाँ जो एससीसीपी ने आपसे कहा वो ये कहा कि चूंकि आरपी की एक ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती थी, एक मटीरियल ट्रांजैक्शन थी। एक और जो रेफरेंस था वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो था आइजा 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। देखें क्या ये यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन कौन सा है, यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट 2017 है। क्या एज एन ऑडिटर मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, मुझे लाजमी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। कंपनीज एक्ट 2017 कंप्लाई करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट 2017 के किसी रिक्वायरमेंट से आप नॉन कंप्लाई कर जाएंगे तो कोई पेनल्टी लग सकती है। चूंकि पेनल्टी लग जाएगी तो वो एफएस में रिकॉर्ड होती है और फिर एफएस शायद आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू ना दे रहे हो अगर मैनेजमेंट ने पेनल्टी रिकॉर्ड ना करी हो। तो ये जो था सेक्शन 199 इसमें कहता है कि जी अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर या सेक्शन 199 की नॉन कंप्लायंस करी
तो आपको लेवल 3 की पेनल्टी लग जाएगी, लेवल 3 की पेनल्टी लग जाएगी। तो इट मींस यहां ऑडिटर की जिम्मेदारी थी इस लॉ एंड रेगुलेशन को कंसीडर करना कि अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन से नॉन कंप्लायंस होती है तो उसके ऊपर पेनल्टी होगी, वो पेनल्टी एफएस में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऑडिटर वाज फेल्ड टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ आइजा 250। तो इस बेसिस पे ऑडिटर को भी शो कॉज नोटिस इशू किया गया। अक्सर बच्चा कहता है कि सर क्या हम हमेशा ये लिखेंगे, आप हमेशा ये लिखते रहे, लेकिन द पॉइंट इज यू हैव फेल्ड टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। इफ यू हैव फेल्ड टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा, तो इस चीज के ऊपर आपको पेनल्टी इंपोज कर सकता है, एससीसीपी शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, आपकी क्यूसीआर रेटेड अगर आपकी कोई रेटिंग वगैरह है उसको डाउनग्रेड कर सकता है। ये सारी रिक्वायरमेंट अप्लाई होंगी। ऐसा कभी नहीं होता कि जी जहां मैं फंस जाऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ 200 का रेफरेंस लूं, मैं रेफरेंस लाजमी ले रहा होता हूं, बट द पॉइंट इज हैड आई कंडक्टेड एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा, ये बड़ा मैटर करता है। तो एक ऐसी सिचुएशन थी प्यारे बच्चों जिसके अंदर हमारे पास आईएफआरएस की भी इंप्लीकेशन थी, IAS 24 अप्लाई हो रहा था, हमारे पास आइजास की भी इंप्लीकेशंस थी, बहुत सारे आइजास अप्लाई हो रहा था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब कुछ क्यों अप्लाई हो रहा था, बिकॉज ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।